अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। रबी प्याज की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से वर्ष भर उगा सकते हैं कम पानी में आसानी से हरा चारा। अधिक लाभ के लिए आंवला की तुड़ाई और तुड़ाई के बाद के प्रबंधन। हमारे प्रदेश में प्याज की खेती रबी और खरीफ दोनों ही मौसम में की जाती है और जिन किसान भाइयों ने रबी प्याज की नर्सरी डाली थी उनकी पौध रोपाई के लिए तैयार हो गई होगी। इस समय स्वस्थ पौध की रोपाई करते समय खेत तैयारी से लेकर पौध की रोपाई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से करना होगा, तभी फसल से आगे चलकर अधिक पैदावार भी मिल पाएगी। तो रबी प्याज की रोपाई वैज्ञानिक तकनीक से किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि महाविद्यालय रीवा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत कुमार से। हमारे रीवा संभाग में रीवा, सतना, शहडोल, सीधी में रबी प्याज की खेती बहुत अच्छे प्रकार से की जा रही है। आज के समय में किसान भाइयों प्याज की खेती करने के लिए सर्वप्रथम खेत की तैयारी से स्टार्ट करना चाहिए। खेत की तैयारी के लिए क्या करते हैं, अभी रबी में हमने खरीफ में धान की खेती ली है, सोयाबीन की खेती ली है, तो इनके बहुत सारे अवशेष खेतों में पड़े हुए हैं। किसान भाइयों सर्वप्रथम इन अवशेषों को साफ सुथरा करके खेत की जुताई के लिए किसान भाइयों 2 जुताई कल्टीवेटर से, ट्रैक्टर से करनी चाहिए। जुताई करने के पश्चात पूरे प्लाट को हम क्यारियों में डिवाइड करते हैं। हम क्यारी की चौड़ाई 2.5 से 3 मीटर रखते हैं और लंबाई अपनी सुविधा अनुसार 10 मीटर 8 मीटर भी रख सकते हैं। किसान भाइयों क्यारी तैयार करने के तत्पश्चात हम नर्सरी पे जाएंगे। किसान भाइयों आपने खेत तैयार कर लिया। अब बात आती है रबी सीजन में प्याज की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों की। तो रबी मौसम में प्याज की खेती के लिए उन्नतशील किस्मों में पंजाब सिलेक्शन, पूसा रेड, पूसा माधवी, भीमा शक्ति, भीमा किरण आदि प्रमुख हैं। ये किस्में 120 से 140 दिन में तैयार हो जाती हैं तथा इनकी औसत उपज 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर है। तो हमारे जिन किसान भाइयों ने रबी प्याज की नर्सरी डाली थी उनकी तो पौध रोपाई के लिए तैयार है, लेकिन जो किसान नर्सरी नहीं डाल पाए हैं वो विश्वसनीय नर्सरी से उन्नत किस्मों की स्वस्थ पौध खरीद कर ही रोपाई करें। तो आप प्याज की तैयार पौध की रोपाई वैज्ञानिक तकनीक से कैसे करें, आइए जानते हैं। हमारी नर्सरी ऑलरेडी पड़ चुकी है रबी सीजन की। नर्सरी को आप उखाड़ने के पहले एक बार हल्की सिंचाई कर देंगे। हजारे से सिंचाई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हजारे से सिंचाई करने के बाद आप नर्सरी को उखाड़ेंगे और नर्सरी उखाड़ने का काम आप कम से कम 2 बजे के बाद करेंगे। नर्सरी उखाड़ने के बाद प्याज की जड़ को 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके ट्राइकोडर्मा से हम ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के तत्पश्चात ही हम रोपाई करेंगे प्याज की। इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों कि प्याज में पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर रखना आवश्यक होता है, जिससे कि कंद का विकास अच्छा हो और हमें निराई गुड़ाई में सुविधा मिले। प्याज की रोपाई करने के बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इस समय में दिसंबर जनवरी तक हम कम से कम 10 से 15 दिन के अंतर पे सिंचाई करते रहते हैं आवश्यकता अनुसार।
जितनी आवश्यकता हो प्याज के खेत में नमी की आप उतना ही रखेंगे, ज्यादा नमी की आवश्यकता नहीं होती है। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए उर्वरकों की संतुलित मात्रा का प्रयोग करना भी जरूरी होता है। तो रबी प्याज की फसल में उर्वरकों की कब और कितनी मात्रा का प्रयोग करना है, आइए जानते हैं। इसी के साथ साथ फर्टिलाइजर पे भी ध्यान देना चाहिए। हमें कम से कम 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर प्रति 2.5 एकड़ की दर से इसका उपयोग करना चाहिए। पोटास और फास्फोरस का उपयोग हम बेसल डोज के रूप में करते हैं। हम यूरिया या फिर हम नाइट्रोजन कहें, इसका उपयोग जो हम करते हैं वो हम टॉप ड्रेसिंग के रूप में करते हैं। रोपाई के बाद 10 से 15 दिन के बाद हम यूरिया की आधी मात्रा या नाइट्रोजन की आधी मात्रा का उपयोग करते हैं और बची हुई आधी मात्रा को 35 से 40 दिन बाद आधी का आधी और उसके बाद फिर 15 से 20 दिन बाद जो बचा हुआ 1/4 मात्रा है उसका उपयोग करते हैं। प्याज की पौध रोपाई के बाद फसल में उगने वाले खरपतवारों का नियंत्रण करना भी जरूरी है। साथ ही फसल में लगने वाले प्रमुख बैंगनी धब्बा रोग की रोकथाम भी जरूरी है। तो कैसे करेंगे खरपतवार और बैंगनी धब्बा रोग का नियंत्रण, आइए जानते हैं। इसी के साथ साथ किसान भाइयों, प्याज में निराई गुड़ाई पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। कम से कम एक निराई गुड़ाई की आवश्यकता तो प्याज में होती ही है, बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। इसी के साथ साथ हमारा प्याज का फसल कुछ रोगों से भी प्रभावित होता है, जैसे पर्पल ब्लॉच। पर्पल ब्लॉच जो लगता है ये एक कवक के द्वारा लगता है। यदि हम शुरुआत में ट्राइकोडर्मा से पौधे को ट्रीट करके, जड़ क्षेत्र को ट्रीट करके लगाते हैं तब तो हमें इस रोग से निजात मिल जाता है। यदि हम नहीं कर पाते हैं तो हमें किसी भी फंजीसाइड का उपयोग करना चाहिए। कम से कम 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इस रोग को देखते ही हम स्प्रे करें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। डेयरी व्यवसाय में आज सबसे बड़ी समस्या हरे चारे की है, क्योंकि आज जिस तरह से देश और प्रदेश में खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है और बहुत से क्षेत्रों में सिंचाई जल की विकट समस्या है, ऐसी स्थिति में दुधारू पशुओं के लिए हरे चारे की पूर्ति करना एक बड़ा ही कठिन कार्य साबित हो रहा है। और इसी कठिनाई को देखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने हरे चारे को उगाने की एक नई तकनीक हाइड्रोपोनिक्स का विकास किया है, जिसमें कम पानी में आसानी से आप हरा चारा उगा सकते हैं। तो ये तकनीक क्या है, इस बारे में बता रहे हैं एक विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. धूरिया। वेटनरी विश्वविद्यालय ने पशुपालकों के लिए एक ये नवीन तकनीक पे जो है कार्य किया है। इसमें बिना जमीन के जो है हरे चारे की खेती की जाती है। इसे हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का मतलब है पानी के माध्यम से पौधे को पोषण उपलब्ध कराना, ताकि वो जल्दी से जल्दी वृद्धि कर सके। और इस मशीन के द्वारा 7 दिन में हरा चारा प्राप्त होता है। मक्का का, जौ का, बाजरा का, जो मोटे तने वाले जो चारे हैं उनका इसमें आसानी से जो है ये 7 दिन में चारा प्राप्त हो जाता है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हरे चारों को उगाना बड़ा ही सरल है। इस तकनीक से चारे की उपलब्धता को वर्ष भर आसानी से बनाए रखा जा सकता है। इस तकनीक से खेती करने के और कौन कौन से लाभ हैं, आइए देखते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि जितनी जल्दी ये ग्रो करता है उतने ही इसमें पोषक तत्व भी ज़्यादा हैं। 3 गुना सामान्य चारे के तुलना में 3 गुना इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। आज राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या है पानी की, और इसमें पानी की भी बहुत बचत है। जहाँ सामान्यतः जो पारंपरिक चारा है, जहाँ उसमें 60 से 70 लीटर पानी लगता है, वहाँ इसमें 2 से 3 लीटर पानी जो है 1 किलो चारा उत्पादन में काम में आता है। श्रम की भी बचत है। 8 दिन में पौधे का पूर्ण विकास हो रहा है।
तो हमें पूरे 12 महीने 24 घंटे 7 दिन जो है हरा चारा प्राप्त होता रहता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल्ड हो, इसमें ह्यूमिडिटी भी मेंटेन की जाती है 80 से 85% तक, और जो तापमान है बारले के लिए, जौ चारे के लिए जो है 20 डिग्री टेम्परेचर जो इसमें मेंटेन करते हैं, मक्का चारे के लिए 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जब ये आर्द्रता और टेम्परेचर इसको पर्याप्त मात्रा में पौधे को मिल जाता है तो उसकी वृद्धि जो है लगातार बहुत तेज़ी से होती है, और 7 से 8वें दिन जब हम चारा ये प्राप्त करते हैं तो 12 इंच तक जो है मक्का का चारा प्राप्त हो जाता है। 1 किलो बीज से हम 6 से 8 किलो चारा प्राप्त कर सकते हैं। इस तकनीक इसकी जो मशीन की लागत है वो बैठती है करीब 2.5 क्विंटल चारे की जो प्राप्त करने की जो मशीन है वो करीब 8 से 10 लाख रुपए की है। 5 क्विंटल चारा प्राप्त करने की मशीन करीब 12 से 15 लाख की आती है, और 1000 किलो यानी 10 क्विंटल हरा चारा प्राप्त करने की मशीन जो है करीब 20 लाख के करीब है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे ये तकनीक का और विकास होता रहेगा ये लागत धीरे धीरे कम होती जाएगी, और पशुपालकों के लिए वो दिन दूर नहीं जब वो इस तकनीक को अपना सकेंगे। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हरे चारों को उगाना बड़ा ही सरल है। इस तकनीक से चारे की उपलब्धता को वर्ष भर आसानी से बनाए रखा जा सकता है। इस तकनीक से खेती करने के और कौन कौन से लाभ हैं, आइए देखते हैं। ये जो हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी का अर्थ ये होता है कि पानी से खेती, बिना मिट्टी से और पानी से खेती की जा सकती है। और हम जो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा, वो इसके अंदर आपको बताया गया है कि ये मशीन है जिसे हाइड्रोपोनिक मशीन कहा जाता है। इसके अंदर नियंत्रित तापमान और नियंत्रित आर्द्रता में ये चारा उत्पादन किया जाता है। ये प्रथम दिन की हम आपको ट्रे दिखा रहे हैं जिसके अंदर पहले दिन का अंकुरित चारा इसमें बिछा दिया जाता है, दूसरे दिन चारा और थोड़ा बड़ा हो जाता है, तीसरे दिन इसकी हाइट और बड़ी होती है। इस तरह ये 7 दिन का सर्कल है। 7 दिन चारा जो है मशीन के अंदर रहता है, और 8वां दिन इसको निकाल करके पशुओं को चराने के लिए भेज दिया जाता है। इस चारे की विशेषता ये है कि ये सामान्य चारे की तुलना में इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन वगैरह 5 गुना से अधिक होता है, और ये कम जगह में अधिकतम चारा उत्पादन अपन इसमें कर सकते हैं। इसमें पानी की भी बचत होती है। ये आप देखिए, इस जो यहाँ से पानी आता है और पानी ढलान के द्वारा वापस ड्रेनेज पाइप के द्वारा उस टंकी में चला जाता है, तो पानी भी रोटेट होता रहता है इसके अंदर। दूसरा, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें किसी प्रकार का कीटनाशक इत्यादि यूज़ नहीं लिया गया है। चौथी इसकी विशेषता ये है कि इसके अंदर कम लेबर लगती है। इसके अंदर रबी सीजन के अंदर मक्का की फसल लेते हैं, जौ लिया जाता है। जौ जो है इसमें एक ट्रे के अंदर 750 ग्राम लेते हैं, जो कि इसकी उत्पादन 5 से लेके 7 किलो तक का उत्पादन ये दे देती है। अर्थात 1 किलो बीज से हम 8 से लेके 10 किलो तक हरा चारा ले सकते हैं। तो आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। जिन किसान भाइयों के पास आंवले के बाग हैं, उनके बाग इस समय फलों से लदे हुए हैं, जिसकी तुड़ाई का कार्य किसान कर रहे हैं। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि आंवला की तुड़ाई करते समय किसान भाई कुछ ना कुछ लापरवाही कर जाते हैं, जिससे फलों की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाजार में फलों का कम बाजार भाव मिलता है। इसलिए आंवले की तुड़ाई करते समय और तुड़ाई के बाद कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें ताकि उन्हें फलों का अच्छा बाजार भाव मिल सके, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक बागवानी विशेषज्ञ NK गुप्ता। किसान भाइयों, हमको तो कैसे मालूम करें कि हमारे आंवले के फल पक गए हैं? किसान भाइयों, औषधि गुणों से भरपूर आंवले की बात करें तो इस समय आंवले के पौधों पर फल लगे हुए हैं। तो जो किसान भाई आंवले के फलों की तुड़ाई करने वाले हैं तो वो इसकी सही परिपक्वता की पहचान कर तुड़ाई करें, परंतु अधिकांश किसान सही पहचान नहीं कर पाते हैं। तो आंवले के फलों की परिपक्वता की सही पहचान क्या है, इस बारे में आइए जानते हैं। तो आप जो मेरे हाथ में जो फल दिख रहे हैं,
ये पकाव की अपनी पूर्ण अवस्था पे आ चुका है और अपनी पूर्ण आकार को इसने ग्रहण कर लिया। बस इसमें थोड़ा कलर परिवर्तन होना है, थोड़ी इसकी साइज को पूरी तरह से परिपक्व होना है। तुड़ाई आप जब पूर्ण रूप से पक जाए तो आप जो देख रहे हो आंवले, जिसमें बड़े बड़े आंवले दिख रहे हैं, ये पूर्ण पकाव पर। इसमें कुछ छोटे हैं जो पानी की कमी के कारण से रुके हुए हैं, तो पानी देंगे तो ये भी फूल जाएंगे। फूलने के पश्चात तो आज से 15-20 दिन यानी कि दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह तक आप इनकी अच्छी तरह से तुड़ाई कर सकते हो। बागबान भाइयों को आंवले के फलों का अधिक मूल्य मिले, इसके लिए फल तुड़ाई के बाद फलों का श्रेणीकरण करें। लेकिन अधिकतर किसानों को फलों के श्रेणीकरण का सही तरीका नहीं मालूम होने के कारण जैसे तैसे पैकिंग कर देते हैं और ऐसे फलों का बाजार में दाम कम मिलता है। तो किसान भाई आंवले के फलों की तुड़ाई के बाद श्रेणीकरण व पैकिंग किस तरह से करें, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। और एक और विशेष ध्यान रखें कि अपन जब इनको बेचने जाएं तो अपन जितना इनका श्रेणीकरण करके यानी कि ग्रेडिंग करके फलों को बेचेंगे उतने ही आपको अच्छे दाम और आपको मुनाफा होगा, जिसको श्रेणीकरण बोलते हैं। अगर मोटी साइज के अलग, दाग धब्बे वाले आंवले अलग और छोटे वाले आंवले अलग, तो बाजार में आपकी साख भी बनी रहेगी। आपने जो गुणवत्ता आंवले वाले जो है कई मुरब्बा बनाने वाले लेने आते हैं, उनको विशेष अच्छी क्वालिटी के आंवले चाहिए, वो ले लेते हैं। तो दोनों को आप अलग अलग जगह पर अलग अलग बढ़िया दाम उनकी आवश्यकता के अनुसार बेच सकते हो। तो इस प्रकार सही रूप से सही स्टेज पर आप तुड़ाई करते हो और सही प्रकार से जब आप श्रेणीकरण करते हो तो आपको न केवल आपको पैसा अच्छा मिलता है और इसमें आपको आपकी पैदावार, आपकी इनकम बहुत बढ़िया हो सकती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जौरी जिला मुरैना से रणवीर सिंह राजपूत ने। आपकी सरसों की फसल में पत्तियों पर धब्बे बन रहे हैं और आप इस रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रणवीर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, सरसों की फसल में पर्ण चित्ती रोग का प्रकोप होता है, जिसके कारण फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो क्या है इस रोग की पहचान के लक्षण, आइए जान लेते हैं। तो देखा किसान भाइयों, ये रोग आपकी फसल को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। अब यदि आप चाहते हैं कि ये पर्णचित्ती रोग सरसों की फसल को हानि नहीं पहुंचा पाए, तो आप इसके लिए रोग की शुरुआती अवस्था पर ही नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मूली की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक तकनीक से बुआई, मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के किसानों को कृषि सलाह। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।